हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। होप आप सब एकदम स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आशा करती हूँ आपको हमारे पिछले वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आपको उनसे काफ़ी मदद मिल रही होगी। आज हम इस क्लास में यूपी टेट 2026 से जुड़े प्रश्नों को करेंगे, जो गत वर्षों में यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों से आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने और प्रश्नों को करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, चूँकि यूपी टेट में प्रश्नों की संख्या रिपीटेड बहुत होती है, बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो हमारे गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ऑप्शन बी सूज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसाइट। ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बताइए साथियों, पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया था। बीएफ स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन पर आधारित होती हैं, और जो क्रिया प्रसूत का है वो क्रिया प्रसूत उसका संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। स्किनर ने चूहों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने एक लीवर वाला बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिल जाता था। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था। चूहा भोजन भूखा होने पर प्रणोदित होता और लीवर को दबाता। इस प्रयोग में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों को करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। इस सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। किसी बच्चे को यदि सिखाना है तो उसे उस वांछित क्रिया को करने के बाद में कोई पुनर्बलन हम लोग दे सकते हैं। पुनर्बलन देने से बच्चा उस कार्य को अधिक बार करेगा, क्योंकि उसे पुनर्बलन प्राप्त हो रहा है, और अधिक बार करने के अभ्यास के कारण वह उस कार्य को आसानी से और जल्दी सीख जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है हमारी, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है हमारा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज। ऑप्शन बी संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज।
ऑप्शन सी क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव स्टेज, ऑप्शन डी आंत प्रज्ञ अवस्था इंट्यूटिव स्टेज। हम सभी ने डीएलएड या बीएड में ब्रूनर का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, संज्ञानात्मकता से संबंधित है। उस सिद्धांत में ब्रूनर ने किन किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? कितनी अवस्थाएं हैं? ब्रूनर ने कुल 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। पहली है क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव स्टेज, यह क्रिया आधारित होती है। दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज, यह चित्र आधारित होती है। तीसरी है संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज, यह भाषा आधारित होती है। इस अवस्था में भाषा आधारित होने के कारण बच्चे में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है। अतः ब्रूनर ने आंत प्रज्ञ अवस्था जैसा कोई भी स्टेज अपने थ्योरी में नहीं दिया है। ब्रूनर के सिद्धांत को जीन पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में देखा जाता है। ब्रूनर और जीन पियाजे की थिंकिंग लगभग सेम है और इनका जो सिद्धांत है वो भी लगभग सेम ही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5 steps in his teaching model at understanding level which are: फर्स्ट है प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, सेकंड खोज एक्सप्लोरेशन, थर्ड है संगठन अथवा व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है आत्मीकरण एसिमिलेशन, फिफ्थ है वाचन अथवा अभिव्यक्तिकरण रेसिटेशन। इन 5 स्टेजेस का सही क्रम पूछा गया है। तो सही क्रम होगा हमारा, फर्स्ट होगा खोज, सेकंड होगा प्रस्तुतिकरण, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा आत्मीकरण, फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा संगठन अथवा व्यवस्था, और फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा वाचन। ये तो लास्ट में आना ही है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम सभी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कर सकते हैं। चूँकि फिफ्थ हमारा लास्ट में आ रहा है तो ऑप्शन डी तो हमारा हो ही नहीं सकता है, और सेकंड ऑप्शन हमारा सबसे शुरू में आ रहा है तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए अथवा बी में से कोई एक होगा। सेकंड के बाद हमारा फर्स्ट आना चाहिए, चूँकि सेकंड स्थान पे है हमारा खोज और फर्स्ट स्थान पे प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में हमारा आत्मीकरण आना चाहिए। आत्मीकरण किस स्थान पे है? यहाँ पर फोर्थ स्थान पे है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे है वो संगठन अथवा व्यवस्था है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके बजाय थर्ड स्थान पे हमारा आत्मीकरण आना चाहिए, जो कि फोर्थ पॉइंट है। अतः ऑप्शन ए में फोर्थ पॉइंट हमारा थर्ड स्थान पे दिया है। ऑप्शन ए में ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारा थर्ड स्थान पे दिया है, इस कारण ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन? ऑप्शन ए है हमारा अनुप्रयोग एप्लीकेशन, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग बोध, ऑप्शन सी ज्ञान नॉलेज, ऑप्शन डी अनुमूल्यन वैल्यूइंग। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या होगा?
यह प्रश्न ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में वैज्ञानिक ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, जिन्हें सीखने के अधिगम के 3 क्षेत्र कहे जाते हैं। पहला है हमारा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है हमारा इमोशनल डोमेन अर्थात जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, तीसरा है हमारा साइकोमोटर क्रियात्मक पक्ष। ऑप्शन ए हमारा कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है। ऑप्शन ए में जो अनुप्रयोग क्रिया है ये मानसिक क्रिया है, बोध भी एक मानसिक क्रिया है, ज्ञान भी एक मानसिक प्रक्रिया है। अतः ये सभी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड हैं, लेकिन जो अनुमूल्यन है, वैल्यूइंग है, ये हमारे इमोशन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इस कारण ये इमोशनल पक्ष है। अतः ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चूंकि अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारी 5। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र ऑप्शन ए मिश्रित, ऑप्शन बी लंबवत, ऑप्शन सी उन्नतोदर अथवा उत्तल कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी उन्नतोदर कॉनकेव। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? अधिगम वक्र क्या होते हैं? पहले तो हम सभी लोग ये समझते हैं, अधिगम वक्र ग्राफ पर दर्शाई जाने वाली वे आकृतियां हैं या रेखाएं हैं जो बच्चे के अधिगम को प्रदर्शित करती हैं कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है और कितना सीख रहा है। अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मिश्रित, हम सभी लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अधिगम वक्र मिश्रित वाला इस प्रकार बनता है, पहले बच्चा सीखता है, उसका सीखना थोड़ा कम हो जाता है, फिर वह सीखता है, फिर उसका थोड़ा कम हो जाता है, इस प्रकार प्रोसेस चलती रहती है अधिगम सीखने की बच्चे की। दूसरा है हमारा उन्नतोदर, उत्तल अथवा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमारा जो है वो इस प्रकार से बनता है वक्र, बच्चा सीखता पहले तो बच्चे के सीखने की गति तीव्र होती है और बढ़ती है, उसका सीखना बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद उसका सीखना थोड़ा कम हो जाता है और उसका सीखना धीरे धीरे कम होते होते या तो रुक सकता है या फिर दोबारा से उसके सीखने में वृद्धि हो सकती है। अतः उन्नतोदर अधिगम वक्र इस प्रकार बनेगा। उसके बाद थर्ड है हमारा नतोदर। नतोदर इस प्रकार बनता है, कोई बच्चा है वो पहले मंद गति से सीखता है, धीरे 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 फिर अचानक से उसके सीखने में गति काफ़ी तीव्र हो जाती है। नतोदर अधिगम वक्र इस प्रकार का होता है, परंतु लर्निंग प्रोसेस में लंबवत अधिगम वक्र नहीं बन सकता है, क्योंकि बच्चा सीखना स्टार्ट तो एक 0 पॉइंट से ही करेगा, लेकिन जो लंबवत वक्र है वो अचानक से किसी इस प्रकार ऐसी जगह से बढ़ेगा जो 0 पॉइंट नहीं होगा और केवल बढ़ता ही जाएगा। यह प्रोसेस असंभव है, क्योंकि हमारे किसी भी व्यक्ति के जीवन में सीखना लगातार नहीं हो सकता है। सीखना लगातार हो भी सकता है, लेकिन उसके सीखने में कमी और बढ़ोतरी होती रहती है। इस प्रकार कोई भी बालक केवल लगातार सीखने में वृद्धि नहीं दर्शा सकता है।
अतः हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लंबवत अधिगम वक्र नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारी 6। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए एनिमल इंटेलिजेंस पुनर्बलन की अनुसूची। ये हमारे थियरीज एंड कॉन्सेप्ट दिए हैं जिन्हें हमें जिन मनोवैज्ञानिकों ने दिया उनसे मिलान करना है। तो देख लेते हैं एक बार। एनिमल इंटेलिजेंस हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पर थर्ड मैच होगा। पुनर्बलन की अनुसूची शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया है हमारा स्किनर ने, क्योंकि स्किनर ने अपने जो थियरी दी है स्किनर ने उसमें पुनर्बलन के बारे में बहुत विशेष चर्चा की है और पुनर्बलन को डिटेल में बताया है। तो पुनर्बलन की अनुसूची हमारी स्किनर ने दी है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा हमारा बी का मैच होगा फोर्थ। सारगर्भिता का नियम लॉ ऑफ एसेंस दिया है हमारा गेस्टाल्ट ने, अतः सी का हमारा फर्स्ट सही होगा मैच। डी है अनुकूलन कस्टमाइजेशन। डी अनुकूलन कस्टमाइजेशन है, अतः सेकंड ये हमारा दिया है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत अनुकूलन कस्टमाइजेशन पर बात की है और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो डी का सही मैच होगा सेकंड जीन पियाजे। ए का है थर्ड, बी का है फोर्थ और सी का फर्स्ट, डी का है हमारा सेकंड। ए का है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी अंतःसंबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 7 में कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? प्रश्न संख्या 7 हमारी कह रही है किसी विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। हम सभी लोग ऑप्शन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्टेटमेंट किस सिद्धांत में दिया गया होगा या किस सिद्धांत से संबंधित है। अंतःसंबंध का सिद्धांत जो है उसमें दो पक्षों या दो टॉपिक का इंटर रिलेशन दिखाया जाता है और एकीकरण में बच्चे की डेवलपमेंट के टाइम पे उसके अंगों का एकीकरण किस प्रकार होता है सीखते समय वो दिखाया गया है। अंतःक्रिया में बच्चे के इंटरेक्शंस को दिखाया गया है और निरंतरता का सिद्धांत जो है यह हमसे कहता है कि डेवलपमेंट कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता शब्द से तात्पर्य ही लगातार से है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है, अर्थात बॉम टू टॉम तक, अर्थात गर्भाशय से ताबूत तक की प्रक्रिया है। मनुष्य एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके सबके व्यक्तित्व के
सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का गुण निरंतरता के सिद्धांत के कारण संपन्न होता रहता है। अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है हमारी, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 52वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 22वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 86वें संशोधन द्वारा। बताइए साथियों। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा एक फंडामेंटल राइट बन गई, अतः ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कहता है राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। अतः ऑप्शन डी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोन्डेड बाय? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी मैकडूगल। बताइए साथियों। मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्तियों द्वारा अभिप्रेरित होने का प्रत्यय कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने दिया था, लेकिन मूल प्रवृत्तियों पर आधारित अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने सन 1980 में किया था। यह अभिप्रेरणा का सबसे पहला सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। ये मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में जन्मजात मनोशारीरिक विन्यास अर्थात डिस्पोजिशंस के रूप में होती हैं, जो उसे किसी कार्य को करने की ओर अग्रसरित करती हैं। मैकडूगल ने अपने इस कॉन्सेप्ट में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग बताया है। अतः ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रुश? ऑप्शन ए बाल्यावस्था चाइल्डहुड, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, ऑप्शन सी किशोरावस्था एडोलसेंस, और ऑप्शन डी है हमारा शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज। बताइए साथियों। कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा है, किस अवस्था को कहा है? कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है, अतः ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चूंकि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास काफ़ी तीव्र रूप में होता है, बच्चे में काफ़ी इमोशनल चेंजेस आते हैं, बच्चे नए नए इमोशंस को सीखते और दर्शाते हैं। इस कारण कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को बताया है। होप आप सभी को हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। एंड प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।